मैं आरबी सिंह यादव, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम 4 जून को जो चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं उससे पहले ही सरकार ने तमाम धमाके कर दिए हैं। कुछ सवाल उठ रहे हैं, जर्नलिज्म की दुनिया में सवाल उठ रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार सवाल उठा रहे हैं। उस पर मैंने अशोक कुमार पांडे जो सीनियर हमारे साथी हैं उनके चैनल से उनकी क्लिपिंग ली है और अशोक वानखेड़े उनका जवाब दे रहे हैं। वो सब चीज़ें मैंने अपने इस वीडियो में समायोजित की हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को देखें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और मैं आपको उन दो पत्रकारों की वार्ता सुनवाऊंगा अपने इस चैनल में, अपने इस वीडियो में, तो उसको देखें पहले। थैंक यू। देखिए ये अगला वीडियो, दो बड़े वरिष्ठ पत्रकारों की वार्ता दिखा रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने ये तैयारी कर ली है कि अगर कहीं चुनाव में रिजल्ट गड़बड़ होते हैं तो उसके बाद ... वानखेड़े साहब से बात करेंगे और ऐसी वानखेड़े घटनाएं साहब दिखाई दी कल के इस इंटरनेट पे वीडियो चल को रही थी घटनाएं और वो खबर आई थी। पहली बात ये कि हमारे जो सेना के अधिकारी हैं उनका रिटायरमेंट 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, उनको 1 महीने के लिए चार्ज दे दिया गया है। इस पर यह कहा गया कि चूंकि चुनाव चल रहा है, आचार संहिता चल रही है, इसलिए ऐसा कुछ किया गया है। लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि आचार संहिता के बीच में भी रिटायरमेंट पर कोई रोक नहीं होती है। दूसरा ये हुआ कि कई सारे सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों के पद बदले गए, इस चार्ज से उठा के वो चार्ज दिया गया, इस चार्ज से उठा के वो चार्ज दिया गया। और तीसरा ये कहा जा रहा है कि संसद की सुरक्षा का जिम्मा जिस एजेंसी के पास था उससे लेकर सीआईएसएफ को दे दिया गया और वहां पर ड्रिल्स वगैरह चल रहे हैं। ये कई सीनियर लीडर्स ने निजी बातचीत में भी बताया और पब्लिक में भी इसकी चर्चा है। कैपिटल हिल हमको याद है, अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप की जब सत्ता गई थी, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा तो खैर हमारे यहां से ही लगा था, वो नारा फेल हुआ था और उसके बाद ट्रंप की सरकार गई थी और जिस तरह से लोगों ने वहां पे भीड़ मचाई थी, तोड़ फोड़ करने की कोशिश की थी, उसमें से ज्यादातर को सजा हो गई, वो कुछ खास सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में ऐसा दृश्य अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक था, क्योंकि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज ये होती है शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण। बिल्कुल पीसफुल तरीके से सत्ता एक पार्टी से दूसरी पार्टी को चली जाती है। जो हारता है वो फूल देकर सत्ता वापस कर देता है, जो जीतता है वो फूल लेकर सत्ता अपने हाथ में कर लेता है। और सारी एनालिसिस के बावजूद ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जो मिनिमम भी दे रहे हैं वो कम से कम 220-230 को दे रहे हैं और इस बात पर तो एक सहमति बनी ही हुई है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। राष्ट्रपति उनकी चुनी हुई है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए भी बड़ा सवाल है और साथ में अपने देश की सुरक्षा और बाकी सारी चीजों को लेकर भी इससे कई सारे सवाल उठते हैं। जब प्रधानमंत्री खुद को अविनाशी, अजर अमर अविनाशी घोषित कर चुके हैं, परमात्मा से सीधे आया हुआ नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर चुके हैं, तो ये सारी इलॉजिकल जो चीजें हैं वो क्यों हो रही हैं, इसको समझने के लिए मुझे लगा कि अशोक वानखेड़े जी से बेहतर कौन हो सकता है। अशोक जी बहुत स्वागत है। अशोक भाई नमस्कार सर। की तरह मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूं, सीधे वो कहते हैं अंग्रेजी में ओवर टू यू। सर क्या हुआ, भगवान ने डायरेक्ट भेजा लेकिन भेजा नहीं भेजा। इसको हमारे यहाँ युवक अलग कहते हैं। हाँ, भगवान ने डायरेक्ट भेजा लेकिन भेजा नहीं भेजा और भोग रहा है पूरा देश इसकी सजा। यह है, यदि हमारे महाराष्ट्र के एक चंकी पांडे है, राजनीति मंत्री है और वो ऐसी कविताएं करते रहते हैं, तो प्रश्न क्या मतलब, कोरोना के काल में उन्होंने बड़ी अच्छी कविता कही थी और वो वायरल कोरोना तो कई बार तो ये अच्छा है सर। हमारे यहाँ इतनी समस्याएं हैं देश में, इसमें ये व्यंग और ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम अच्छे हैं और अभी प्रधानमंत्री लगातार एंटरटेन कर रहे देश को। लेकिन ये जो बात आपने बताई कि कैपिटल हिल वाली, और आप तो हिस्टोरियन है सर, आपने ये भी देखा होगा कि अमेरिका में कई चुनाव ऐसे भी हुए कि चुनाव पूरे संपन्न भी नहीं, लेकिन इसके पहले ही अध्यक्ष ने हार मान ली और नए अध्यक्ष के लिए रास्ता बना दिया, क्योंकि 2 राज्यों के अभी वो गिनना बाकी था, लेकिन बाकी राज्यों के रिजल्ट्स नहीं बता दिया कि ये सत्ता में आ रहे हैं, तो उन्होंने सत्ता बिल्कुल सहज ये कर दिया। सत्ता आती जाती रहती है, अटल जी की भाषा में सत्ता आना जाना राजनीतिक दल, लेकिन देश रहना चाहिए। यहाँ देश की बड़ी है अभी,
वर्तमान स्थिति हमारी देश की है, देश रहना चाहिए। क्या देश इंटैक्ट रहेगा? क्या देश उस संविधान के साथ रहेगा जो सबसे ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट माना जाता है पूरे विश्व इतिहास में, मानवता के इतिहास में? क्या वो बना रहेगा? क्या किसी तानाशाही इंसान के व्युम्स पर ये देश चलेगा? अब सवाल ये है। ये जो लगातार हो रहा है उसके पीछे एक कड़ी और मैं जोड़ता हूँ जो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा था और बड़ा सरप्राइजिंग लगा था। हमारे देश में चुनाव आयोग है, इसके पहले शेषन जैसे चुनाव आयुक्त भी हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्होंने सभी राजनीतिक पार्टी को रगड़ दिया था और बता दिया था चुनाव आयोग क्या है। एक आम जनता को पता पड़ गया था और वो जनता के हीरो थे। जिस आदमी ने सभी राजनीतिक दलों को हिड़ान लिया उसकी कभी जान को कभी खतरा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्या है, राजीव कुमार को Z+ सुरक्षा दी गई? क्या सत्ता पक्ष ये जानता है कि राजीव कुमार से इतने गलत काम वो करवा रही है कि जनता उद्रेक पे आ जाएगी, जनता रास्ते पे आ जाएगी, एक सिविल वॉर जैसी स्थिति हो जाएगी? और ऐसे में इसकी सुरक्षा जरूरी है, इसलिए पहले से Z+ उसको दी। उसके बाद जो सेना अध्यक्ष के आपने कहा, मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट कमेटी तय करती है कि आर्मी का हेड कौन होगा। CDS जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है वो भी सीनियर होता है अमंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं उससे जो सीनियरिटी होती है। देखिए आर्मी में सीनियरिटी बहुत मानी जाती है और मैं तो आर्मी को बहुत क्लोजली जानता हूँ। सैनिक स्कूल सातारा का स्टूडेंट हूँ, एक्स NDA में सिलेक्शन हुआ था 62nd कोर्स में, ऑल इंडिया 10th था। पीठ में कोई स्पाइना बाइफिडा LBS 5 ऐसा बताया गया तो मैं नहीं हुआ, नहीं तो मैं तो आज मेरे बैचमेट जो है अभी रिटायर्ड हो गए पिछले महीने, मेजर जनरल की पोस्ट पे, बहुत सारे ब्रिगेडियर हो गए। मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ। यहाँ सीनियरिटी के हिसाब से होता है, बाय एंड लार्ज जो सीनियरिटी चेंज नहीं करते। तो जो सेनाध्यक्ष जा रहा है उसकी जगह दूसरा सेनाध्यक्ष, सबको पता है कि कौन होगा। सीनियरिटी 2 होंगे तो फिर उसकी परफॉर्मेंस देखा जाता है कि ज्यादा डेकोरेटेड कौन है उसको दिया जाता है। उसमें कैबिनेट की कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन एकाएक उन्होंने एक्सटेंशन दिया पांडे जी को। अब मुझे क्या आशंका है, मैं आशंका बाद में बताऊंगा, लेकिन जो 3-4 चीजें हुई उसके बाद 5 सेक्रेटरीज का मतलब कल दिन भर प्रधानमंत्री कहीं नहीं गए, 5वें फेज में कहीं नहीं गए। और जब कहीं नहीं जाता आदमी तो इसमें 2 चीजें होती है। या तो वो बिल्कुल आश्वस्त है कि वो 380 से ज्यादा सीटें को मिल रही, तो आखिरी फेज में 57 में जाके क्या करूंगा मैं, या तो ये होगा। या फिर क्योंकि आज बंगाल में है, यदि ऐसा होता तो आज बंगाल में है, या फिर उन्होंने आशा छोड़ दी कि अब कितना भी दम मारूं, ये 57 की 57 भी आ गई तो भी मैं वो मैजिक फिगर 270+ वाला नहीं ले पाऊंगा। तो अब दूसरे जुगाड़ में लग गए। वो लगातार कल फाइल क्लियर करते रह गए। 5 अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। अब इसमें 5 अधिकारियों का जो पोस्टिंग भी हुआ, प्लेसमेंट हुआ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक लीगल सेक्रेटरी लॉ बना, एक सेक्रेटरी लोकायुक्त बना, एक सिलेक्शन कमेटी का कमीशन का चेयरमैन बना। ये जो 3-4 की पोस्ट है, ये पोस्ट पहले की, मुझे समझ में नहीं आता 4 तारीख के बाद क्यों नहीं। वैसा देखा जाए तो नैतिकता के पैमाने पर ये सरकार केयरटेकिंग सरकार है। पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई है, नई पार्लियामेंट बननी है, तो सरकार, ये जो वर्तमान सरकार है इसके पास कोई मैंडेट नहीं। ये सरकार केयरटेकर सरकार है जब तक नई सरकार आती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट खाली, सियासी खाली नहीं रहता, कोई ना कोई बैठा रहता है। तो जैसे ही नई सरकार आती वो ये कर लेती। उसके बाद जो शॉकिंग रहा वो DRDO के जो चेयरमैन है हमारे कामत साहब, डॉक्टर कामत, उनको 1 साल का एक्सटेंशन। उनका तो टेन्योर जून में खत्म हो रहा था, लेकिन ऐसी क्या जल्दी होगी कि 4 जून के पहले उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया। जनरली जो ट्रांसफर हुए, नई सरकार आती है फिर ट्रांसफर कर सकती है अधिकारियों को, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्या अधिकारियों को अभी आपने उनकी पोस्ट पे बिठाया? उनका DRDO पे इसलिए एक्सटेंशन दिया कि बहुत सारी चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो नई सरकार आएगी वो एक्सटेंशन कैंसिल नहीं करेगी, वो एक्सटेंशन बनी रही। तो ये DRDO वाला बड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे। आप जून तक, 4 जून में के बाद तो आप सत्ता में आ ही रहे थे और 370 के पार आ रहे थे, तो आप खुद ही कर लेते, उसके बाद कर लेते, 4-5 तारीख को कर लेते, 6 तारीख को कर लेते, आपको कौन रोकता? क्योंकि आप शपथ लेते और सरकार चालू हो जाती, उसमें कोई चेंज वाला मामला ही नहीं। आपको क्या लगता है कि मैसेज कहीं से आया है? मैसेज नहीं, मैं इसी पे जाता। अच्छा, कि आपसे, मुझसे या किसी से भी बेहतर सरकार जानती है कि इलेक्शन कैसा जा रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है। आ रहा हूँ उसी पे। क्या हमारे यहाँ आने वाले 4 तारीख के बाद इस देश में बहुत बड़ा घमासान होने जा रहा है? क्या हमारे यहाँ कैपिटल हिल्स रिपीट होने जा रहा है? क्या हमारे यहाँ माइनॉरिटी सरकार बनी रहेगी? कैपिटल हिल में और हमारे देश में एक मेजर फर्क था, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट नहीं है, तो प्रधानमंत्री चुने रहेंगे,
वहां तो प्रेसिडेंट ही हार गए थे, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। यहाँ पे 230 पे सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली तो उन्हें साबित करना होगा बहुमत 1 महीने। क्या बहुमत हम चंडीगढ़ स्टाइल में साबित करेंगे कि जहां पीठासीन अधिकारी वॉइस वोट से बहुमत ले लेगा और फिर जब वोट डिवीजन की मांग ठुकरा देगा तो हंगामा होगा, पूरा विपक्ष निष्कासित किया जाएगा, बचे हुए 230-35 पे वोट डिवीजन होकर 100% वोटिंग, सदन की जितनी स्ट्रेंथ है पूरे के पूरे सदन ने समर्थन दिया और 6 महीने के लिए बेल आउट करेंगे। उसके बाद विपक्ष मैंने कहा कि गांधी की समाधि पे जाके थोड़ा सा रोना रोएगा और फिर सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, संविधान पीठ की स्थापना होगी और उसके ऊपर फिर 5-6 महीने में बहस होगी। 6 महीने तक ये फिर दाम दंड साम भेद जो भी है सब करके 277 तक जाने का प्रयास करेंगे, 280 तक जाने का प्रयास करेंगे, क्या इस फॉर्मेट में। लेकिन अशोक जी जो मुझे शंका है, और मैं फिर अभी आपके भी चैनल पे मैंने कल भी ये कहीं बोला और आज भी मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं अशोक पांडे जी के अनुशंसा से नहीं बोल रहा हूँ, ये अशोक वानखड़े का पर्सनल वक्तव्य है। तो ये इसका रिपरकेशन भी जो होगा तो मैं स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, इसके लिए ये चैनल जिम्मेदार नहीं है ना, अशोक पांडे जी जिम्मेदार है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जनता ने लड़ा है और यदि जनता ने देखा कि किसी सरकार को रिजेक्ट करने के बाद भी सरकार जबरिया सत्ता में बैठी है तो क्या लोग रास्ते पे उतरेंगे, और जब लोग रास्ते पे उतरेंगे तो उनको फाइट कैसे करेंगे। क्या इसीलिए हमारे यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त को झट सिक्योरिटी दी है ताकि उसको सिक्योर करना है। क्या हमारे यहाँ जो अभी इमीडिएटली सिक्योरिटी चेंज हो रही है और मॉक ड्रिल हो रही है, लोगों से कैसा बचाया जाए। ये मॉक ड्रिल और सिक्योरिटी में जो हजारों के तादाद में लोग झोंक दिए गए हैं, क्या इसलिए भी है कि यदि जनता चढ़ के आ गई पार्लियामेंट पे तो उनको टैकल करना पड़ेगा। क्या पांडे जी को 1 महीने का एक्सटेंशन इसलिए दिया कि वो चाहते कि सेना अध्यक्ष ऐसे, इसके बावजूद हमारे देश के सैन्य ने कभी राजनीति हावी नहीं होने। ये पहली बार मैंने देखा एक राजनीतिक एंट्री हुई है किसी को एक्सटेंशन देने। तो क्या हमारे आर्मी का काम देश की सीमा सुरक्षा करना है। जब आर्मी अपने लोगों के खिलाफ उतरती है तो वो आर्मी के लिए सबसे दुखदायी होता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, सीनियर ऑफिसर्स को भी जानता हूँ, वो बहुत पीड़ित होते हैं। मुझे याद है इंदिरा गांधी के हत्याकांड के बाद दिल्ली, कानपुर, इंदौर ये शहर थे जहां आग लगी हुई थी और वहां पे खासकर सिख समुदाय के खिलाफ भयानक रोष था और उनके बर्बादी के बिल्कुल मतलब दिख रही थी आपके सामने। मैं इंदौर में तब रिपोर्टिंग कर रहा था सर, तो हमने देखा कि जब इंदौर कंट्रोल नहीं हो रहा था 2 दिन के बाद तो फिर आर्मी बुलाई गई और महू कैंटोनमेंट एरिया से जब आर्मी ने गश्त डालना शुरू कर दी तब आर्मी का जो पीआरओ था, जब वो फ्री प्रेस आया ऑफिस में तो उन्होंने कहा कि डू यू नो दैट दिस इज द मोस्ट पेनफुल थिंग फॉर द आर्मी टू टेक अ गन एंड पॉइंट टुवर्ड्स आवर ओन पीपल वेयर वी आर हियर टू सेफगार्ड द पीपल, नॉट टू शूट द पीपल। हम आते हैं आपदा के समय में, आते हैं लोगों की मदद करने, वो हम हमारा कर्तव्य समझते हैं कि क्योंकि हमारे पास टेक्निकल नो हाउ है तो हम लोगों को बाढ़ हो या आप कहीं भूचाल हो गया हो तो उसमें आर्मी आती है, लोगों को सुरक्षित निकालती है। कहीं साइक्लोन आता है तो आर्मी उतरती है, बट दैट इज फॉर अ गुड कॉज। लेकिन आर्मी अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए उतरती है तो आर्मी गोइंग टू गो फॉर पाकिस्तान। दूसरी मैं बात कह रहा था, देखिए आशंकाएं बीज ऐसे ही डलते सर और फिर बाद में वटवृक्ष होने के बाद हम बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन जब बीज बोलते हैं तब सब चुप रहते हैं और ये अपराध होगा यदि चुप रहे आज। तो देखिए एक समय ऐसा था कि गुंडे बदमाशों का यूज हुआ करता था राजनीति, नेताओं के दरबार में वो आते थे चरण छूने, प्रोटेक्शन मांगने और फिर नेता उनसे वोट दिलवाते थे। बाद में गुंडों को लगने लगा कि अरे जब हमारे भरोसे ये चुनाव जीतते तो हम क्यों नहीं लड़े, और फिर कितने गुंडों की तादाद होगी पार्लियामेंट में। आप देखिए हाउस में, वर्तमान पार्लियामेंट में जो कैबिनेट है उसमें 33% लोग हैं कि जिनके ऊपर अपराध है और गंभीर अपराध है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आपको ये सब मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं, लिखें, और मैं फिर अगला वीडियो मैं अपने टूरिज्म के ऊपर ही बनाऊंगा। तब तक मैं, चूँकि आज मैंने ये कुछ चीज़ें देखी सुनी और उनको फिर आपके सामने रखा है। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।